काहे ऐसे नींद में बैठे हो? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा डांस ड्रामा डांसेस यानी एंटरटेनमेंट वाला पार्ट देखा था महाजनपद पीरियड का। आज का जो काम है हमारा वो बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। नाउ एजुकेशन को अगर आप वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से समझेंगे या आप उसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपको दिया हुआ कंसेप्ट एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, एजुकेशन तो था, इसके पहले भी था, है ना? ओके, सो एजुकेशन अपनी जगह पर है और एजुकेशन को जो रिलेशन आपको देना है उस रिलेशन को थोड़ा सा समझ के देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको गहराई में जाकर आने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। वो आएगा महाजनपद से, वो हो सकता है आपसे इस रेलेवेंस से उठा के पूछे या आपको जो नॉलेज ट्रेडिशन हमने पढ़ा है सारे उन सब से उठा कर पूछ ले। आकृति जी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज आप लाइव हैं, गुड, कीप इट अप। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि जो एजुकेशन थी इस टाइम पर कुछ बड़े बड़े नाम हमें मिलते हैं। पहला नाम है नागार्जुन, दूसरा है पाणिनि, पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी, चाणक्य अर्थशास्त्र, प्रसन्नजीत जीवक, जीवा के सन ऑफ बिंबिसार। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज थी, बड़ी बड़ी भारी यूनिवर्सिटीज, जिसमें एक यूनिवर्सिटी जो बड़ी प्रोमिनेंट थी दैट वाज तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर बेसिकली वो पेशावर वाला बेल्ट है जहाँ से एंट्रेंस होती है अफगानिस्तान से प्लेन्स की तरफ। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में लॉजिक तर्क, रिलीजन धर्म, मेडिसिन, क्या बोलते हैं मेडिसिन को, दवाई जो चिकित्सा, मैथमेटिक्स गणित, एस्ट्रोलॉजी यानी कौन सा ज्ञान, नहीं, हाँ एस्ट्रोलॉजी मतलब सूरज चांद एंड एवरीथिंग, वेदास वेदों के, वॉरफेयर, मिलिट्री साइंस के लिए मॉडर्न और प्रिमिटिव साइंसेस के ऊपर हुआ करता था। इस टाइम पर चांडाल्स वे आर नॉट परमिटेड टू स्टडी। तोरामना ये हुम राजा थे, इन्होंने इस पे अटैक किया था तक्षशिला के ऊपर, इसको नष्ट कर दिया था और इसको जला दिया था। इसके बाद में अलेक्जेंडर ने जब यहाँ पर, इसके पहले अलेक्जेंडर जब आया था यहाँ, तो अलेक्जेंडर बेसिकली एरिस्टोटल का चेला था, तो उसका एक मांडवाली थी गुरु चेले के अंदर। मांडवाली का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट था, जहाँ जहाँ रहूँगा मैं वहाँ से आपको सैंपल्स भेजूंगा। सो पेड़ पौधों के सैंपल, जीव जंतुओं के सैंपल्स वो एरिस्टोटल के पास जाते थे। तो एरिस्टोटल ऐसे नहीं बना, एरिस्टोटल के पास वो राजा था जो उसको ज्ञान दे रहा था कि उसके लिए स्टडी करने के लिए स्पेसिमेन आते थे। तो यहाँ से बहुत सारे शिक्षकों को, विद्वानों को एरिस्टोटल अपने साथ लेकर गया था। अगला पार्ट जो हमारा यहाँ बनता है दैट इज किस तरह का एजुकेशन व्यवस्था मिलती है। बेसिकली ये हमारा वैदिक पार्ट आ जाता है, जिसमें हमने पुरुषार्थ पढ़े थे, आश्रम व्यवस्था पढ़ी थी। सो ब्रह्मचर्य इस टाइम पर जो आश्रम व्यवस्था है वो परिपक्व हो चुकी, मैच्योरिटी पर आ चुकी है, चारों आश्रमों को पालन करना है, नहीं पालन करना है। सो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। जनरली ब्राह्मण्स और क्षत्रियास पढ़ते थे, छात्रों मतलब छात्र एवं छात्राएं ये दोनों आश्रमों में जाके पढ़ा करते थे। आजकल के मॉडर्न टाइम पे रेजिडेंशियल स्कूल हो गए और ये लोग इंस्ट्रक्शंस लेते थे, जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको पहले कहे। कुछ गुरुकुलों के नाम हैं जो इस समय पर किताबों में मिलते हैं। ऋषि विश्वामित्रा का, ऋषि वशिष्ठ का, ऋषि सांदीपनी का, ये पुराने हैं और ये चले आ रहे, जिसमें सांदीपनी आश्रम उज्जैन का है। वेदों के बारे में ये लोग स्टडी किया करते थे, उपनिषद पढ़ा करते थे। अब उपनिषद जो है वो जो हमारी संहिता है 4, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं संहिता के जस्ट बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम पढ़ते हैं आर्यन का, और आर्यन के बाद हम पढ़ते हैं उपनिषद। उसमें भी हम चौथे वेद से कंटिन्यूटी मांगते हैं इस पार्ट की। तो ये वो समय काल है जिस समय पर उपनिषद की स्टडी हो रही है। यहाँ पे श्रुति टेक्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं या लिखे जा रहे हैं, वो वाला टाइम पीरियड है। सेकुलर एजुकेशन भी होती थी ना। व्हाट डू आई मीन बाय सेकुलर एजुकेशन, याद कीजिएगा मैंने बात करी थी गांवों के बारे में लास्ट सेशन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग गांव होते थे, अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम होता था, और वहाँ के गांवों के अंदर
कामकाज अलग चला करता था, गिल्ड हुआ करती थी। तो उन स्कूल्स के अंदर ये काम होते थे जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है बही खाते लिख रहा है तो वो किसी को बही खाते लिखाना सिखा सकता है, कोई व्यक्ति है जो कारपेंटर है वो कारपेंटरी सिखा सकता है, लोहार है वो लोहारी सिखा सकता है। तो इस तरह के काम हुआ करते थे। सो दैट इज द सेक्युलर पार्ट। अरिथमेटिक हो गया, काउंटिंग हो गया, एग्रीकल्चर तो बट नेचुरली सीख लेते थे लोग, दूसरी वोकेशनल स्किल्स भी सीखते थे और जनरली ये ओरल इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। और ये सोर्स हमने लिया भाषण साहब की किताब से। अगला एक और रेफरेंस है यहाँ पर जो अभी राहुल गांधी जी लेकर आए हैं उनके मैनिफेस्टो के अंदर। तो अप्रेंटिसशिप चालू कर रहे हैं वो बीपीएल लोगों के लिए कि उनको साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। तो अप्रेंटिसशिप कोई नई नहीं है, इंडिया के अंदर ये अप्रेंटिसशिप हुआ करती थी। जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर के पास बंदा जाएगा, गुरु मानेगा और सिखाएगा। सो मेटल वर्किंग, वीविंग जो बुनाई का काम होता था वो होता था और ये अपने गुरु को असिस्ट किया करते थे। अगर आप किसी गैरेज पे जाओगे तो वहाँ बच्चे काम करते हैं, आजकल नहीं दिखते हैं, पहले तो दिखा करते थे। इंदौर में एक वर्ड चला करता बारीक, सुना? बारीक, बारीक नहीं बारीक, बारीक पाना ला। सो मैकेनिक किया, वो पाना लेकर आया तो उसको पहले ज्ञान ये होता है कि पाना कौन सा है, वो डांटेगा भी, चनकट भी लगाएगा, फिर वो सीख जाएगा। तो गुरु के सानिध्य के अंदर उसके एक्सपीरियंस से वो सीखते थे। सो दैट वाज अप्रेंटिसशिप। देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हुआ करती थी, ये भी अप्रेंटिसशिप के ऊपर होती थी। जैसे सुश्रुत संहिता हो गई, चरक संहिता हो गई। तो इन लोगों के साथ भी इनके चेले रहा करते थे जो मेडिसिन का ज्ञान सीखते थे। इसके साथ ही साथ में ये वो समय है, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ बुद्धिस्ट विहारास। बुद्धिज्म इस टाइम पर आगे बढ़ने लगेगा। ये महाजनपद का अर्ली फेज है जिसमें गौतम बुद्धा हुए हैं। और गौतम बुद्धा के जाने में और उसके बाद के बुद्धिज्म के अंदर जो स्प्रेड हुआ उसमें 3 चीजें तो है। बुद्धा तो चले गए, गौतम बुद्धा, संघ और धम्म। तो संघ जो था, संघ के अंदर विहार और चैत्य। तो जो विहार होते थे वहां पे ये लोग सीखा करते थे, ये लोग स्टडीज किया करते थे। सो द न्यू सेंटर ऑफ लर्निंग कन्वर्टेड इनटू, मतलब विहारास वर आल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर नॉलेज। कुछ भी चीज आपको सीखनी है तो नालंदा, आगे वाले समय के बहुत आगे समय तक नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सारे सेंटर्स इवॉल्व होना चालू होंगे एंशिएंट में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन दिया है। जो नाम दिया हमने वहाँ फोकस कर लिया है। आने वाले समय के अंदर में हो सकता है आपको संगीत, नृत्य, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन सब के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँ ताकि वो काम आपका कंप्लीट हो जाए। हालांकि क्वेश्चन 1-2 ही आने हैं और फिर भी हम उस पर रिस्क नहीं लेंगे। ये आल्टेकर साहब की किताब से दिया है मैंने, A.S. आल्टेकर साहब। देन महिलाओं के लिए एजुकेशन जो हुआ करती थी वो कॉमन वाली नहीं होती थी। महिलाएं पहले तो ये था कि हाँ सब कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन लगने लग गए थे। तो म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स है। एक चीज समझने वाली बात है, जो अपर क्लास की महिलाएं थी दे वर इजीली मैन्यूवरिंग की, हाँ हम लड़ने भी जा सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे बोल सकता हूँ मैं कि सैनौली नाम का जो एंशिएंट साइट है जो हमने खोद के निकाला है, उसमें जो कॉफिन्स मिले हैं उसमें महिलाओं की बॉडी है, महिला वॉरियर्स हैं। सो उस टाइम के ब्रॉन्ज एज में वो महिलाएं युद्ध करने जाती थी, रथ चलाती थी, तलवारबाजी करती थी। एंड सो वहां से ये कम हो गया और फाइन आर्ट्स के ऊपर काम होने लगता है। और इस समय पर जनरली एजुकेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू मेन ओनली। अब अगला पार्ट है जन्म और विवाह। जन्म, विवाह। सो मेल बर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि लीनिएज के लिए चाहिए, वंश की वृद्धि के लिए चाहिए। और साथ ही साथ में जो फ्यूनरी राइट्स होते हैं, फ्यूनरी राइट्स जो अंत्येष्टि होती है उसको परफॉर्म करने के लिए पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष पुत्र की। सो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता था। मैरिज जो हुआ करती थी वो 2 तरीके की हो गई थी, एक थी अनुलोम और एक थी प्रतिलोम। अनुलोम के अंदर दुल्हा जो होता था वो उच्च स्तर का होता था, उच्च जाति का, व्हाटएवर यू कैन से। और दुल्हन जो होती थी यानी वधू, ये निम्न स्तर की होती थी। प्रतिलोम के अंदर दूल्हा निम्न स्तर का कहलाता था और दुल्हन उच्च स्तर की होती थी। इसके साथ ही साथ में 8 और प्रकार हमें मिलते हैं
विवाह के आश्रम सिस्टम के साथ साथ ये चालू हो जाते हैं। यहाँ पर गृहस्थ की 4 प्रमुख ड्यूटीज हो जाती हैं, जैसे हमने पढ़ा था पंचमहायज्ञ, वो वाला काम, और 16 संस्कार आ चुके हैं, जिसके अंदर अंत्येष्टि के पहले 15वां संस्कार जो है वो है विवाह संस्कार, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर के ऊपर मनाया जाता है, जिसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 4 ड्यूटीज जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके ऊपर जो काम है, यहाँ एक नाम मिलना चालू होता है पति परमेश्वर। इस समय पर आके वो शब्द मिलता है, और 8 तरह की जो शादियां बताई गई, विवाह बताए गए हैं, वो स्मृतियों में दिए गए हैं, और ये अनुलोम और प्रतिलोम के बाद का कंसेप्ट है। पहला जो है, पहले जो 4 हैं, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, पहले 4 और लास्ट वाले 4, तो 8 हो जाते हैं। 4 फर्स्ट, सेकंड 4 तो धर्माय कहलाते हैं, या धर्माय कहलाते हैं, या धर्मीय कहलाते हैं, यानी धर्म के अनुसार पहले 4 हैं। लास्ट के जो 4 हैं उन्हें प्रिफर नहीं किया जाता था, या एक्सेप्ट इतना आसानी से नहीं करते थे। सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता अपनी पुत्री का हाथ एक अच्छे, नॉलेजेबल, पढ़े लिखे, संस्कारी पुरुष के हाथ में देता था, सारे राइट्स के साथ, सारे रिचुअल्स के साथ। उसे कहा गया ब्रह्म विवाह, यानी सारे रीति रिवाज को फॉलो करके किया गया। एक होता था देव विवाह। पिता ने अपनी पुत्री को एक पंडित को, पुरोहित को दक्षिणा के तौर पे विवाह में दिया, उसे देव विवाह कहते थे। एक होता था प्रजात्य विवाह, जिसके अंदर जब वर आता था तो पिता उसका, लड़की का पिता उसको वेलकम करता था, और दोनों वर वधू को आशीर्वाद देता था कि अपना जीवन जो है वो अच्छे से चलाना। ओके, इसके अंदर जो ये प्रजात्य विवाह है, इसमें डावरी नहीं होती थी। अगला एक और विवाह होता था जिसे कहते थे अर्षा विवाह। अर्षा विवाह जो होता था उसमें ब्राइड प्राइस लेता था, एक जोड़ा कैटल हो गया या और कुछ हो गया, और उसके बदले में विवाह होता था। तो ये ट्राइबल में अभी भी होता है, मुस्लिम्स में भी अगर आप देखेंगे तो वधू जो है, हालांकि वो ब्राइड प्राइस नहीं है, उसको बोलते हैं मेहर। सोशियोलॉजी की मैरिज कंपोनेंट को पढ़ा है, टाइम हो गया, अटकना पड़ गया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले जो 4 है उसके अंदर टॉप मोस्ट पे गांधर्व विवाह या स्वयंवर। इसके अंदर म्यूचुअल कंसेंट होती है, छोरा छोरी, लव मैरिज इंग्लिश में बोलेंगे। हालांकि ये सोसाइटी के अंदर पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं थी गांधर्व विवाह, लेकिन गांधर्व विवाह का ये एक रूप है स्वयंवर। आपको याद होगा एक कहानी, आपने अगर सुनी होगी, पृथ्वीराज चौहान की कहानी थी कि वो गए थे और दमयंती की ने, किसकी, मैं नाम भूल जाता हूँ। सो उनका है कि उन्होंने स्वयंवर किया था। तो स्वयंवर इज जिसके अंदर राजकुमारियां अपने राजकुमार को चुना करती थी। ठीक है साहब। सो ये एपिक्स के अंदर बताया गया है। अंगुत्तर निकाय एक किताब है, वो भी स्वयंवर के बारे में बात करती है। असुर विवाह जो है, इसके अंदर अगर पिता ने कुछ मौद्रिक धन या धन ले लिया या कुछ पैसा ले लिया और फिर अपनी बेटी का विवाह करा दिया, इसको आप कह सकते हैं कि सेल ऑफ अ डॉटर। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर तो नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें इंस्टेंसेस मिलते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं आता। अगला था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह ने अपहरण कर लिया है विवाह के लिए, उसे राक्षस विवाह कहते थे। अगला था पैशाच विवाह, यानी लड़की को बेहोश कर दिया है और उसके साथ संबंध बना लिए हैं। नाउ इट इज अ काइंड ऑफ रेप एक्चुअली। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वो समय है जिस समय में आपका मेडिकल साइंस वैसा वाला नहीं है कि जिसके अंदर आप अबॉर्शन करा सको। अबॉर्शन तो होते होंगे, है जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनमें है कि इससे अबॉर्शन हो जाता है, उसे नहीं खाना है। सो जो ये वाला लास्ट वाले पार्ट है, एक को तो उठा के ले गए, दूसरा वाला जो पार्ट बनता है हमारा, जैसे हमने कहा लास्ट में कि पैशाच विवाह, राक्षस विवाह उठा के ले गए, शादी कर ली। पैशाच विवाह तो रेप है, तो इसको विवाह क्यों मान? देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा जो पैदा होगा उसकी तो कोई गलती नहीं, उसकी कोई गलती नहीं। अब वो बच्चे के राइट्स क्या होंगे? तो यहाँ लेजिटिमाइजेशन है, लीगलाइजेशन है, यहाँ राइट्स की बात आ जाती है। तो उस समय के लोग इन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं।
सोच के देखो, आज की लीगालिटीज तो हैं, लीगालिटीज आती हैं। इस टाइम पर जूनियर लेवी चला करता था। जूनियर लेवी को संस्कृत में यहाँ पर नियोग कहा जाता था। ये एक प्रथा होती थी कि अगर बिना पुत्र के एक व्यक्ति मर गया है तो उसकी पत्नी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। दैट वाज नोन एज नियोग। तो इट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। वर्ल्ड सिस्टम को फॉलो किया जाने लगा था इस समय पर। मैरिज के अंदर एंडोगेमी एक्सोगेमी के रूल्स आना चालू हो गए थे और ये लोग अपने वर्ल्ड के अंदर विवाह करना पसंद करने लग गए थे। पहले ये नहीं था, इंटर मैरिजेस थे। लेटर वैदिक में डिक्लाइन होना चालू किया, जो लगातार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे चेंज देखते जा रहे हो। मोस्ट जो पहले के 4 विवाह हैं उसके अंदर अधिकांशतः विवाह जो थे वो अरेंज होते थे। सोशल स्टेटस को देख के, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी को देखते हुए, धार्मिक विश्वास या बिलीफ सिस्टम को देखते हुए, और साथ ही साथ में राजा रजवाड़ों के अंदर स्ट्रेटेजिक टाइप्स भी होते थे। इस राजा का विवाह उसके साथ, उस वहाँ की राजकुमारी इधर, वहाँ की राजकुमारी उधर। ये पूरी हिस्ट्री में है और वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। देन जनरली जो मैरिज की बात है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि 18 साल वाला नियम हो, ये जो बढ़ा के 21 साल करना, लेट हो गए, बल्कि कर देना चाहिए था, बड़ा लंबा समय लगा दिया उन्होंने। सो बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, परित समयुक्ता, ये बोल रहा है कि एक 7 साल की लड़की का विवाह हुआ है। तो जनरली ये माना जाता है कि यहाँ पर 7, 8, 10 साल की बच्चियों का विवाह भी हुआ है। तो गर्ल चाइल्ड की मैरिज की एज वो वाली दिखती है। इट्स वेरी कॉमन इन दोज डेज। देन वेडिंग रिचुअल्स जो होते थे वो बड़े भयंकर होते थे, और आज भी जैसे होता है विवाह में। आज नौटंकी ज्यादा है, मुझे उससे चिढ़ है। मैं फ्रैंकली, मैं पर्सनल, मेरा विश्वास है, आज दिखावा ज्यादा है, आडंबर ज्यादा है, वो धार्मिक कम दिखता है, दिखावा ज्यादा दिखता है। सबसे ज्यादा जो मैरिज रिचुअल होते थे, जो ब्रह्म विवाह के अंदर होते थे, राजबली पांडे जी की किताब है हिंदू संस्कार, इसके अंदर जो 16 संस्कार है, मैंने वहां से वो नोट्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर जैसे राम और सीता का विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। डाउरी, यस इट वाज देयर, डाउरी वाज देयर। इसको आप नाम लिख लेना, जो लोग ऑनलाइन में हैं, जिनके पास मेरे नोट्स नहीं आते, जो ये वाले लेक्चर देखते हैं बस। वर दक्षिणा, डाउरी को बोला जाता था वर दक्षिणा, और कैश भी देते थे, ज्वेलरी भी देते थे, अदर वैल्यूएबल आइटम्स भी हुआ करते थे। अब अर्जुन ने जब विवाह किया था द्रौपदी का, उसके भाई ने इनको ऑफर किया था डाउरी ऑफ एलिफेंट्स एंड चैरिट्स। ये एग्जाम्पल है महाभारत। नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चेंजेस है विद रेफरेंस टू दी टेक्स्ट जो हमने पूरे पढ़े, कि एपिक्स हमने पढ़े तो रामायण महाभारत हमने पढ़ा, तो उसके अंदर कहाँ इसका एविडेंस आता है, क्या आता है, तो ये वहां से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन करके चल रहा। पॉलीगेमी वॉज देयर, एक एग्जाम्पल है कि इस समय पर राजा बिंबिसार हैं मगध के, इनकी कई सारी पत्नियां थी, जिसमें से 2 नाम आते हैं, एक खेमा और एक चेल्लना, है ना। तो पॉलीगमी वॉज वेरी नॉर्मल इन दोज डेज। हालांकि अफोर्डेबिलिटी भी एक चीज होती है यार, गरीब आदमी खाएगा क्या, तो पत्नी कहाँ से रखेगा, मर्डर कर देंगे ढूंढ लाके उसको। तो राजा रजवाड़ों में इट वॉज कॉमन, या रईस लोगों में, रिच पीपल में ये कॉमन था। रीमैरेजेस के बारे में बड़ा अच्छा चीज है। विडो रीमैरेज वाज परमिटेड एंड एक्सेप्टेड इन सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हालांकि उसको थोड़ा सा ऐसा नाक को चढ़ा के देखा जाता था विधवा विवाह को, लेकिन अपर कास्ट के लिए तो बहुत ज्यादा ही भाव उठाई जाती थी। बाकी कई एरिया में हो जाता था ये भी अल्टेकर साहब की किताब द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, वहां से ये चीज निकाली। धर्म सूत्र के अंदर मैरिज के बारे में है, लेकिन आपको जैसे मैंने संस्कार पढ़ाए थे, संस्कार में बोला था कि 16 तो सबसे ज्यादा चलने वाले हैं, संस्कार तो बहुत सारे हैं। तो संस्कारों के साथ साथ हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि विवाह कहाँ पर किस प्रकार से होगा, अलग अलग रीति रिवाज के साथ। अगला आ जाता है टॉपिक, महिलाओं की स्थिति कैसे। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अगर हमने सभा समिति भी पढ़ा था तो उसके अंदर भी देखा था कि महिलाओं का थोड़ा सा स्टेटस डाउन होना शुरू हो गया था। तो स्टेटस सबऑर्डिनेशन वाला काम चालू हो गया था, जो शब्द आया पति परमेश्वर, वो वहीं से आ रहा है। फ्रीडम अब रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी। क्यों रेस्ट्रिक्ट हो गई थी? क्योंकि अब आप एंडोगेमस हो गए थे। पहले आपकी सोसाइटी एक ही थी, कोई चिंता नहीं थी आपको। फिर आप आर्य नार्य में हो गए, फिर आप अलग अलग कैटेगराइजेशन में आते चले गए। तो वो जो सारी कैटेगराइजेशन होते चले गए, तो उसके अंदर एंडोगेमी और एक्सोगेमी आना चालू।
सो रूल्स आना चालू हो गए कि विवाह किससे होगा किससे नहीं होगा। साथ ही साथ में जो संपत्ति का अधिकार वो पैटर्न लीनियल हो गया, यानी बड़े पुत्र के पास ही संपत्ति का अधिकार जाएगा। अलग अलग फ्रीडम्स हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि महिला को जेल में बंद कर दिया। अलग अलग तरह की फ्रीडम होती थी, लेकिन सोसाइटी के किस वर्ग में है उसके हिसाब से होती थी। नोबल वुमन जो रानियां वगैरह हैं या राजघराने की हैं, इनके पास ज़्यादा फ्रीडम होती थी, बजाय इसके कि जिनके पास कुछ नहीं है संपत्ति डिफाइन कर लेती थी, पावर डिफाइन कर लेता था। अलग अलग जगहों पे इंडिया में, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि महाजनपद एक यूनिक सिस्टम है, वो डाइवर्स है। उससे हम बेस बनाते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे इवॉल्व होगा। तो उस डाइवर्सिटी को समझना, तो पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग तरह का सिस्टम चल रहा है। तो कहीं पर बहुत अच्छा है, कहीं पर महिलाओं को, आर्य महिलाएं जो कही जाती थी कि दे वर फार मोर लिबरल बाकियों से। गंगा वैली के अंदर, यानी पूरी जो गंगा वैली यानी यूपी बिहार वाला पूरा एरिया, इसके अंदर लिबर्टी कम हुआ करती थी, लेकिन दूसरे इलाके जो है भारतवर्ष के, उसके अंदर लिबर्टी हुआ करती थी। चाइल्डहुड के अंदर और विवाह के पहले तक तो बच्चियों को तो पूरी फ्रीडम होती थी मस्ती करने के लिए, लेकिन जैसे ही विवाह होता था, विवाह के बाद उनकी फ्रीडम कर्टेल हो जाती थी। ये सुकुमारी भट्टाचार्य जी की किताब है, वहां से मैंने ये रेफरेंस लिया है इसका। एजुकेशन महिलाओं के लिए जनरली नहीं थी, वो ये डांस म्यूजिक ये सीख लो वो सीख लो, थोड़ा सा जो काम है वो सीख लो, कुछ एक एक्सेप्शंस कहीं मिल जाए। फॉर्मल एजुकेशन जनरली जो बॉयज के लिए होती थी, गुरुकुल से होती थी। महिलाओं को घर में सिखाया जाता था, वो गुरुकुल नहीं जाया करती थी। देन अगला है रिस्पेक्ट के बारे में, कि इनकी इज्जत कितनी थी, इनको सम्मान कितना मिलता था। मैत्रेयानी संहिता है, ये बोलती है डाइस वाइन एंड विमेन। डाइस यानी पासा, वाइन यानी दारू, और विमेन यानी महिला। ये बोलते हैं कि तीन चीफ इविल है, यानी महिला को अब यहाँ उस लेवल तक ले गए हैं ये डिरोगेशन के अंदर, इस संहिता के अंदर। गौतम धर्म सूत्र के अंदर बोला गया है कि शादी को पहले कर दीजिए, प्यूबर्टी से पहले कर दीजिए, बालिग होने से पहले कर दीजिए। नॉट द लीगल एज ऑफ बालिग, द फिजिकल एज ऑफ बीइंग बालिग। मनुस्मृति महिलाओं को सब्जुगेट करने की बात करती है, और इसको बेसिकली जब आप लेटर वैदिक पीरियड और महाजनपद को एक साथ पढ़ते हो तो उस चीज समझ में आती है, क्लियर होती है। अब वेरिएशन यहाँ पर क्या था कि कौन से सोशल स्टेटस में हुआ तो आपका सम्मान कैसा होगा। रानी का सम्मान बट नेचुरल अलग है, एक नगर सेठ है, उनकी पत्नी है, पैसा भयंकर है, उसका सम्मान अलग है। तो सम्मान पैसे से भी है, सम्मान पावर से भी है, सम्मान आपके फैमिली के अंदर आपके स्थान से भी है। तो माँ का स्थान अलग है, माँ के स्थान पे माँ का सम्मान ज्यादा है, बेटी का सम्मान अलग है, पत्नी का सम्मान अलग है। जो सबसे कम सम्मान बोला जाता था वो विधवा का था इस समय पर। तो ऑर्डर होते हैं कि कहाँ किसका कितना सम्मान होता है। सो लिबर्टी वाली बात आ जाती है, रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। देन अगली चीज बर्थ ऑफ गर्ल, पहले तो हम बात शुरू करी थी, तो पुरुष बच्चे से हमने बात शुरू करी थी कि ये जब पैदा होता है तो इसको बड़े जोर शोर से तामझाम से मनाया जाता है। संयुक्त निकाय बोल रहा है कि गौतम बुद्धा ने प्रसेनजीत नाम के राजा को गम में चले गए थे, उनकी पुत्री पैदा हो गई थी, तो उनको कंसोल किया था, उनके जाके उनसे चर्चा की थी कि भैया तुम्हें किस बात का दुख है, दुख तो इस बात का तुम पैदा हुए। सो सारे टेक्स्ट, बुद्धिस्ट, जैन, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इस समय पर आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं महिलाओं के लिए। एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर लीनिएज पूरा क्या बोलते हैं पुत्र से चल रहा है, और प्रॉपर्टी भी पुत्र के पास जा रही है, तो एक पुत्री को बोझा समझा जाता था कि उसके लिए डावरी देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा एंड एटसेट्रा। हालांकि यहाँ पर डावरी इतनी ज्यादा कहना चाहिए वर्सेटाइल दिखती नहीं किताबों के अंदर, बट फिर भी है। ओके, कुछ जगहों पर सेल ऑफ डॉटर जो मैंने बात करी थी, इसका आंसर लिख लीजिएगा। ये रोमिला थापर है, बड़ी कंट्रोवर्शियल ऑथर है। द वंडर दैट वाज इंडिया, सॉरी अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू AD 1300, ये रोमिला थापर की किताब के अंदर है, जहां से मैंने उठा के दिया है। हम BSc वाले हम सब चीजें सारे पर्सपेक्टिव देखते हैं। देन प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज होती थी कि महिला का अपना खुद का स्त्री धन होता था, जो उसके पास अपनी संपत्ति मैरिज में मिली है उसको। कुछ जगहों पर उसके पास लिमिटेड राइट्स होते थे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। अगर हो सकता है पति की संपत्ति पे थोड़ा सा अधिकार हो या पिता की संपत्ति पे अधिकार हो। देन प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट धीरे 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 समाप्त होते चले गए, और एक तरह से महिला
डिवोकेशन में चली गई, कमोडिटी की तरह यूज होने लग गई। सो 1956 में आके हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट, और 2005 में इसको फिर से अमेंड किया गया, इसको और ज़्यादा इक्वालिटी लेकर आया इसमें। नाउ अब अगला पार्ट है हमारा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सो एंड सो। नाउ इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं, सो महाजनपद के अंदर हमने एक चीज़, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया है, उसको थोड़ा सा मेंटल इमेजिंग करके देखिएगा। अफगानिस्तान से कच्छ, कश्मीर से कन्याकुमारी और ईस्ट में बंगाल, इतने बड़े एरिया के अंदर एक सोसाइटी फैली हुई है जिसके अंदर खतरनाक डिविजन्स हैं, खतरनाक डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ये अभी आने वाला है, आप देखते रहिएगा तो ऐसी जगह आपको दिख जाएंगे सेशन के अंदर। सो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग हैं। ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं ये अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें उगाया करती थी, एंड दैट सोसाइटी वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, कृषि आधारित संस्कृति या सभ्यता कहने वो थी ये। तो एग्रीकल्चर वाज प्राइम, सारी सब कुछ ट्रेड भी करना है तो खेती से जुड़ा हुआ या माइनिंग से जुड़ा हुआ, इन ऑल प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, सेकेंडरी सेक्टर भी था, टर्शियरी सेक्टर भी एग्जिस्ट करता था, सर्विसेज में भी लोग जाते थे। सो एग्रेरियन होते थे ये लोग। इनके अंदर गेहूं, चावल, बार्ले, जौ, मिलेट्स, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई, कॉटन है, शुगर केन है, ये सब उगाते थे। साथ ही साथ में आयरन, जो मैंने लास्ट टाइम बात करी थी लास्ट सेशन के अंदर, कि आयरन का इस्तेमाल उन्होंने हल बनाने के अंदर करना चालू करा, और हल इतना पावरफुल बन जाता था कि उसको 24 बैल यानी 12 बैल जोड़ी से खींचा जाता था। सो ये हुआ करता था। अब यहाँ एक कंसेप्ट हो रहा है। पहले हमने देखा था कि राजा के पास अधिकार हुआ करता था कि वो अनार्य लोगों को अपनी जमीन से बेदखल कर सकता था। अब यहाँ पर महाजनपद के अंदर राजा ने कुछ लोगों को जमीन देना चालू करी थी, जो लास्ट सेशन में मैंने बात करी थी कि कुछ गांवों के अंदर दिए जाता था। तो ऐसे स्थान के ऊपर जिस व्यक्ति को हेड बना के पहुंचाया जाता था कि गांव तेरा है, ये इलाका तेरा है, ये खेती तेरे हैं, वो रईस थे। सो देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द पुअर और लेबर क्लास एंड द रिच या इलीट क्लास। ये क्लास में डिवाइडेड था। रिलीजन कह सकते हैं, वो रिलीजन में भी डिवाइडेड था। सो जैसा आज का समाज है, कुछ कुछ कंपोजिशन, उसका फैब्रिक वैसा दिखता है, लेकिन फैब्रिक के इंटरेक्शन हमें वो पूरे प्रॉपर नहीं मिलते, क्योंकि उतने हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, उतनी चीज़ें लिखी भी नहीं मिलती। इसी टाइम पर हमारे पास अर्बन सेंटर नए डेवलप हो रहे थे, इसके बारे में भी मैंने कल लास्ट सेशन में चर्चा करी थी। अगली एक और कंसेप्ट जो यहाँ बहुत अच्छा है कि इनकी जो इकोनॉमी थी, इट वाज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड? मतलब एक जगह से इकोनॉमी नहीं चल रही, इतनी सारी जगहों पे इतनी सारी चीजें हो रही, तो फ्री ट्रेड है एक तरह से। एक बंदा कहीं से कुछ सामान लेकर आएगा, अर्बन जगह पे पहुंचेगा, वहां बेचेगा, वहां से कुछ सामान लेगा, चला जाएगा। तो व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था इस टाइम पर। बार्टर एक मेथड था। बार्टर, मैंने तुम्हें ये दिया, तुमसे मैंने ये लिया। दैट वाज अ सिस्टम जिसके ऊपर ये लोग काम करते थे। तो बार्टर वाज द मोड ऑफ एक्सचेंज। जैसे आज हम यूपीआई पे ट्रांसफर करते हैं, डिजिटल ट्रांसफर हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ मॉनेटरी सिस्टम आता है। ये वही टाइम पीरियड है जब हमें सिक्के मिलना चालू होते। सो करेंसी, फॉर्म ऑफ करेंसी। मेथड बड़े सिंपल थे, सिंपल टेक्नोलॉजीज थी। थोड़ा बहुत हल चला लिया, खेती कर ली। आर्टिफिशियल इरिगेशन है तो बेसिक आर्टिफिशियल इरिगेशन से कर लिया। पॉटरी, वीविंग, मेटल वर्की, ज्वेलरी, ये सारे काम बहुत अच्छे होते थे और ये एक्सपोर्ट भी होते थे। खासतौर पे आइवरी का काम हो गया या वेपनरी का काम हो गया, वेपन सप्लाई करने में, टेक्सटाइल्स का काम हो गया, कॉटन का काम हो गया, उसको सप्लाई करने में हम लोग बहुत आगे थे। बेसिकली जो जितना भी ये एक्टिविटी हुआ करता था, ये मॉनसून ड्रिवन था। जैसे अभी हम सीजन वाले सेशन में बात कर रहे थे, मानसून आएगा तो मानसून से मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाएगा, तो मानसून इकोनॉमी भी बोलता है। बारिश अच्छी होगी। कुछ इलाकों के अंदर जहाँ पर कनाल्स नहीं थे, कुएं नहीं थे, वहाँ सबसिस्टेंस लेवल की फार्मिंग होती थी। सबसिस्टेंस लेवल की फार्मिंग यानी थोड़ा बहुत बो दिया, जितना बो सकते हैं, अदरवाइज खाने के लिए हमें चाहिए। और वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पर निर्भर करते थे, जो आसमानी बारिश हो जाए उसके ऊपर। लैंड राजा की थी,
राजा ने उनको परिवारों को दे रखी थी, जो फैमिलियल प्रॉपर्टी होती थी, और उनका अपना एक क्लैन जो होता था, उस क्लैन की वो टेरिटरी हुआ करती थी। लैंड ओनरशिप से इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस पता चलता था। अंग्रेजों के टाइम तक वोट देने का अधिकार खातेदारों को था। खातेदार वो होते थे जिनके पास खाता होता था, जो लोग बड़ी जमीनें रखा करते थे। They had a criteria. It was not a universal adult franchise. Then fertile alluvial soils और आयरन माइंस की वजह से स्टेट्स पावरफुल होना चालू हो जाते हैं। कुछ स्टेट, जिन स्टेट्स के पास नहीं है, न खेती है, तो पैसा नहीं आएगा। दैट इज एक्सेस मटेरियल को बेच नहीं सकते। एक्सेस है तभी आप बेचोगे तो करेंसी बढ़ेगी, करेंसी बढ़ेगी तो समृद्धि आएगी, आप और सैनिक इकट्ठा कर लोगे, तो मगध इसके अंदर राइज करेगा। ये कंपोजिशन अगर आप समझ लेंगे तो राइज ऑफ मगध आपको समझ जाएगा। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो अगला मेरा इसकी कंटिन्यूएशन है, जो अगला मैं लूंगा, दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मगध, देन या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ महाजनपद। फ्रैक्टली रॉयल कंट्रोल होता था क्योंकि राजा की होती थी, और जितने भी ये किसान बनाए होते थे, ये गांव तुम्हारा, ये गांव तुम्हारा, इनसे वो कुछ वसूली करता था। देन लैंड ग्रांट्स होती थी, ब्राह्मण्स को दे दी, ऑफिशियल्स को दे दी, दूसरों को दे दी। अब रिवेन्यू इस पे से लेता था राजा। पहला रिवेन्यू तो हो गया खेत पे से लेना, तो बहुत सारा पैसा भी दिया जाता था। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जिसे कहते हैं ना, बली है, बाग है, तो ये 1/6 होता था। मैंने 6 हिस्से करे, उनमें से एक हिस्सा जो है वो राजा का हिस्सा है। आजकल तो है ही नहीं कुछ, एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है एक तरह से। देन लैंड टैक्स था, और दूसरे टैक्स होते थे, जैसे ट्रेड आप कुछ कर रहे हो, आपने कुछ सामान बनाया, मंडी लेकर गए हो, तो एंट्री टैक्स हो गया। अलग अलग तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, और ये सारे टैक्स जो है, और साथ ही साथ में क्या होता था, एक राजा है तो दूसरा बड़ा छोटा राजा, हमने पूरी हायरार्की पढ़ी थी, तो उस हायरार्की में जो सबसे बड़ा राजा है, उसके नीचे के छोटे राजाओं को बोल देगा, फोन लगा के भैया इतना इतना भेज देना, और वो छोटे फिर अपने पास से बुलाएंगे नहीं, वो नीचे पल देंगे, बोले तक भेज देना, तो अल्टीमेटली इट पासेस डाउन टू द फार्मर, उसको सारा इकट्ठा करके देना पड़ता था। एनिमल हस्बेंड्री इस टाइम पर वापस से सिग्निफिकेंस थी, लेकिन वो जो सिग्निफिकेंस था जहाँ पे हम टोटल कैटल हर्डिंग के ऊपर थे या लाइव स्टॉक मेंटेनेंस के ऊपर थे, ये वहाँ से थोड़ा सा कम हो गया था। काउज, बफेलोज, शीप, गोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इनसे बनाई जाने वाली सामग्री बहुत सारी होती थी। मिल्क, मीट, लेदर, एग्रीकल्चरल लेबर के अंदर बैल चल रहे हैं, बैलगाड़ी चल रही है, ट्रांसपोर्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में, सब में जानवरों की जरूरत होती थी। चिड़िया भी पालते थे, लंगूर भी पालते थे, शेर, चीते, भालू, इन सबको पकड़ के लाते थे, जानवर की लड़ाई करवाते थे, एंटरटेनमेंट हाविया करवाते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम पे थोड़ी सी इम्प्रोवाइज हो गई, खासतौर पे कॉटन और सिल्क इंपॉर्टेंस ले रही है, वूल कम हो गया, क्योंकि अब वार्मर इलाके के अंदर आप रहने लग गए हो। पहले आप कहाँ रह रहे थे, ठंडे इलाकों के अंदर, तो वूल वॉज प्रोमिनेंट। अब हमारा कॉटन एंड सिल्क बिकेम द प्रोमिनेंट, जो गर्म इलाका है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, अब इसके अंदर वाराणसी यानी बनारस या काशी, यहाँ पर सिल्क फैब्रिक्स के लिए उस समय पर ये मशहूर था। देन ऑक्यूपेशन अलग अलग हुआ करते थे लोगों के, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो सब था। एग्रीकल्चर से जुड़े हुई सारी चीज़ें थी, क्राफ्ट्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग जाते थे, सरकारी नौकरी करने भी जाते थे, राजा का सैनिक बन जाते थे, राजा का मंत्री बन जाते थे। देन गिल्ड्स होते थे, जो लास्ट टाइम बात करी थी कि गांव है, गांव के पूरे गांव के अंदर हेरिडिटी तौर के ऊपर नॉलेज को बांटना है, नॉलेज को दूसरों को देना है। देन मर्चेंट्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स भी आने चालू हो गए थे, और क्राफ्ट्समैनशिप इस समय हेरिडिटरी थी। देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे पास कुछ जगह का नाम मिलता है, जैसे उत्तर पथ है, दक्षिण पथ है, रोड्स हैं, बहुत सारी रोड्स हैं। इन रोड्स के ऊपर सामान आया जाया करता था। जो मेजर इंपोर्टेड सामान होता था उसमें सॉल्ट, प्रेशियस स्टोन्स, हॉर्सेस और मसाले इंपोर्ट होते थे। अब सवाल ये उठता है कि इंपोर्ट इंडिया में नहीं हो रहे, ये इंडियन स्टेट्स के अंदर हो रहे हैं। तो अगर मगध की किताब है वो जहाँ पे लिखी गई है, तो हो सकता है नमक जो गुजरात से ही आ रहा हो, लेकिन उसको इंपोर्ट कहा जाएगा, क्योंकि स्टेट अपने आप में सॉवरेन था। वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा था। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो सब अलग अलग थे, एक दूसरे के गला काटने के लिए हमेशा तैयार थे। कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल्स, मेटल का वर्क हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गए,
और साथ ही साथ में हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप थी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने की, दैट वाज विद बेबीलोन। बेबीलोन इज द इराक पार्ट, इराक, इजिप्ट एंड चाइना। तो वेस्ट के अंदर हम पर्शिया एंड बेबीलोन तक जा रहे हैं, ईस्ट के अंदर हम चाइना से कर रहे हैं। अगर हम चाइना समंदर से जा रहे हैं तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनमें भी हमारा ट्रेड होगा। सो दैट वाज द कंसेप्ट। मेटलर्जी के अंदर थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हो चुका था, अब ये लोग ज्यादा बेहतर बनाने लग गए थे और मगध इस टाइम पर पावरफुल हो चुका था अपनी आयरन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसके पास कोयला भी था, उसके पास लोहा भी था और उसके पास स्किल्स भी थे, आर्ट भी था कि किस तरह से लोहे को गला के बनाना है। कॉइनेज का हमारे पास एविडेंस बहुत कम मिलता है इस समय पर, लेकिन हाँ कॉइनेज आ गई थी। सबसे पहले जो कॉइनेज है दैट इज पंच मार्क कॉइन्स हैं और नंद एम्पायर ने सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉइन्स इश्यू किए हैं। नंदास, मगध के अंदर नंदास मौर्य के पहले उन लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्डाइज्ड पंच्ड मार्क सिक्के जारी किए थे। देन हमारे पास बैंकिंग के एग्जाम्पल मिलता है छोटा सा। लोग जो होते थे पर्सनल बैंकिंग करने लग गए थे, उधारी देने लग गए थे, उधारी के ऊपर धंधा करने लग गए थे। देन रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, मेजर रोड्स के ऊपर, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बात कही थी कि रोड्स के ऊपर या रिवर्स के ऊपर बड़े सेंटर डेवलप हुए थे, एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज द सेकंड स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन। उत्तर पथ कौन सा था, इसको जो लोग सेशन देख रहे हैं और फिर नहीं देखेंगे तो लिख लेंगे। तक्षशिला से, तक्षशिला इज नाउ इन अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, वहां से लेकर चलता था, उत्तर प्रदेश एंटर करता था, राजगृह जाता था बिहार में, और वहां से ये इतने इलाकों से जब चलता था तो गांधार, कंबोज, मगध नाम के महाजनपदों से गुजरता हुआ जाता था और ये ताम्रलिप्ति तक जाता था। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल के अंदर मॉडर्न तामलुक है। और अब आप सोच सकते हो कि लैंड से, अफगानिस्तान वाले पॉइंट से आप बे ऑफ बंगाल तक जा रहे हो, तो सिर्फ बे ऑफ बंगाल तक तो जाओगे नहीं आप, ये तो आपका इंडिया के रेफरेंस से उत्तर पथ है। उस पॉइंट से आप थोड़ा सा साउथ में उतरे, इंडस पर बैठे, इंडस से सीधे कराची पोर्ट पर आ गए आप। थट्टा पुराना एंशिएंट पोर्ट, देवाल वाला काम, दाहिर राजा था। सो ये था आपका एक रास्ता और था जो पाटलिपुत्रा को ताम्रलिप्ति से कनेक्ट करता था। तो मेन एक रूट ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही रोड था, नेवर मिस इमेजिन लाइक दिस। वो एक रास्ता था, उसको रास्ते को मेन बहुत सारे दूसरे छोटे रास्ते कनेक्ट करते थे। सो उत्तर पथ के हिस्से होते थे, दैट वाज अ रीजन, एक रोड नेटवर्क समझिए उसको, पथ मतलब सिंगल पथ मत समझिए। उत्तर पथ वाज अ नेटवर्क ऑफ रोड्स नॉर्थ की तरफ चलने वाला। देन दक्षिण पथ था जिसे सदर्न रूट कहेंगे हम, ये भरूकच्छा यानी भरूच गुजरात से चालू होता था और प्रतिष्ठान तक जाता था, पैठन महाराष्ट्र। अब ये तो कौन सा हो गया, ये सीधा सीधा साउथवर्ड मूव कर रहा है और यहाँ पर पाटलिपुत्र से भी प्रतिष्ठान का एक रास्ता जाता था ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। सो ये वेस्ट कोस्ट को ईस्ट कोस्ट कनेक्ट करने वाला भी दक्षिण पथ है। गुजरात से महाराष्ट्र वो वाला रास्ता जो सीधा साउथवर्ड जा रहा है वो भी दक्षिण पथ है। तो ये ग्रुप ऑफ रोड्स हैं, ये मेंटालिटी मत रखना कि एक ही रास्ता था दक्षिण पथ। देन मगध सदर्न रीजन था, इसके अंदर बीच में हो सकता है कि कलिंग से रास्ता जाता हो जिसे अशोक ने बाद में जीत लिया था, और अवंती से, तो यहाँ से भी रास्ते जाते थे। एक और रास्ता था जिसे कहते हैं प्राचीन पथ। प्राचीन पथ बेसिकली राजगृह, जो राजगीर है बिहार का, पाटलिपुत्र है, इन इलाकों के बीच में जो छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे, प्राचीन थे, पहले के रास्ते थे, उनको कहा गया है। एक होता था पश्चिम पथ, ये अक्सर किताबों में नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है, कभी नजर में आ जाता है तो लिख लेते हैं कि हाँ ये है। तो पश्चिम पथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था, गांधार दैट इज पाकिस्तान वाले एरिया से गुजरात और महाराष्ट्र को कनेक्ट करता था, और फिर वो साउथ में दक्षिण पथ को भी कनेक्ट करता था। सो ये रोड्स हो गए, इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया आपका। अब हमारा अगला कंसेप्ट जो आएगा वो होगा पॉलिटिकल सिस्टम। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपका एक पार्ट ये किटी का हमारी तरफ से बचा हुआ है, दैट इज द रिपब्लिक्स। सो रिपब्लिकन फॉर्मेट को समझने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इसका एवोल्यूशन कहाँ हो रहा है। सो सभा समिति जो मैंने करा दिया है उसको आप पढ़कर बैठिएगा। गणतंत्र सभा, गणतंत्र ने क्या कराया था, भारतवर्ष, और क्या कराया था, सभा समिति के साथ क्या कराया था, रित सभा समिति मैंने करा दिया था।
तो रिपब्लिक पढ़ने के लिए आपको सभा समिति की जरूरत लगेगी। ये वाला पार्ट क्लोजली कनेक्टेड है AIKT से, इसलिए थोड़ा सा एम्फेसिस ज्यादा है। बाद में तो भागेंगे हम, अशोक जेता हो गया खत्म, मॉडर्न खत्म है ना। वी विल बी गोइंग वेरी फास्ट। हम सिर्फ फिर चेंजेस के बारे में बात करेंगे, हम उसके अंदर इतने डिटॉल में बात नहीं करेंगे, हम फिर से अडवान लगा के भाग जाएंगे। तो एनी क्वेश्चंस आप लोग ऑनलाइन में जो हैं, एनी क्वेश्चंस? इसको बता